क्या होता है वैसे? So we'll start. Right. So I think मैंने कल क्वेश्चन नंबर 15 तक करा दिया था and then I gave you an assignment to solve question number 16 to 30. Now जल्दी से बताओ कितने लोग बनाए और कितने लोगों से बन भी गए. How many of you could solve the questions? Except 26th and 29th. Let me see which question is 26th and which question is 29th. So 24th and 25th कितने लोगों से बन गए? How many of you could solve 24 and 25? ये दोनों बन गए? इसमें किसी को दिक्कत नहीं हुई? चलो ठीक है. राइट. सो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 16. ना देखो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस वाला हिसाब रहता है, तो एक बार पढ़ के आना. नाउ प्रॉफिट परसेंटेज होता है हमारे लिए एसपी यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100. ठीक है. नाउ आपको कंपनी का 6 साल का डेटा गिवन है, जहां पे आपको गिवन है सेल्स रेवेन्यू यानी कि सेलिंग प्राइस और गिवन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कॉस्ट प्राइस, विच इज इन थाउजेंड्स रुपीज. ठीक है. मतलब जैसे यहाँ पे जो भी वैल्यू है, अगर 750 लगा है तो उसके आगे आप 3 जीरो और लगाओगे, तो 750,000 मतलब 7,50,000. ये वैल्यूज वैसे हैं. ठीक. तो विल स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 16 इज what is the sum in 1000 rupees of the sales revenue for year 2016 and 17. 2016 का और 17 का सेल्स रेवेन्यू का सम करना है. तो वो तो सबसे आसान है, 600 और 800 दोनों को ऐड करोगे, और उसने ब्रैकेट में आपसे पहले ही इन थाउजेंड्स में पूछा है, तो आपको अलग से 3 जीरो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो आपको बस ऐड करना है 600 प्लस 800, दैट इज आपका आंसर आएगा 1400. ठीक है. अगला क्वेश्चन.
absolute difference in 1000 rupees between the cost of production of 13 and 14, 2013 की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और 2014 की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 625 माइनस 500, आपका आंसर आएगा 125, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रेशियो ऑफ द सेल्स टू कॉस्ट ऑफ 2016, 2016 का सेल्स और कॉस्ट का रेशियो निकालना है। 2016 की सेल्स है 600, कॉस्ट है 400, रेशियो आपको मिलेगा 3/2 यानी कि 3:2। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द गिवन पीरियड हैज द कॉस्ट एक्सीडेड रुपीज 4,50,000। 4,50,000 मतलब आपको इसको 1000 में कन्वर्ट कर दो, 450 से ज्यादा कितनी बार रहा होगा ये आपको ग्राफ में देखना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो हमारा आंसर आएगा 4 टाइम्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज सेल्स रेवेन्यू ऑफ 14, 15 एंड 16, 2014, 15, 16 का सेल्स का एवरेज निकालना है। 725, 550, 600, तीनों को सम करेंगे और फिर तीनों को सम करने के बाद हम 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1875 डिवाइडेड बाय 3, आपका आंसर आएगा 625। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेल्स रेवेन्यू इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब सेल्स अपॉन कॉस्ट इनटू 100 फॉर द ईयर 2018। सेल्स है हमारा 800, कॉस्ट है 525 इंटू 100, कैंसिल करो, 5 इंटू 160 जा होता है 800, 5105 जा, देन अगेन 521 जा, 532 जा, तो आपका आंसर है 32/21 इंटू 100। देखो एग्जैक्ट आंसर तो हमें नहीं कैलकुलेट करना आएगा अभी इतनी जल्दी, बट देखो अगर ये 20 होता तो इसको 5 बार कैंसिल कर देता, तो आप इसको अगर ये 21 है तो 21 को इसको कैंसिल करोगे तो ऑलमोस्ट 4.9 कुछ आएगा, तो 32 इंटू 5 क्या होना चाहिए मेरे, ऑलमोस्ट 160, तो 160 के नियर सबसे क्लोजेस्ट, 160 के सबसे क्लोजेस्ट कौन सा ऑप्शन है, 152%, आपका आंसर आ गया। अगर ये 5 होता बराबर तो हम 32 इंटू 5 लिखते तो वो 160 आता, बट 5 से थोड़ा कम है तो मतलब 160 से भी थोड़ा सा कम आएगा। ओके, नेक्स्ट, approximate percentage increase in cost of production in 17 over 15, मतलब आपको 2015 से 2017 में जाके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने परसेंट से बढ़ी है, यानी 450 की वैल्यू बढ़ के 500 हो गई, तो कितने परसेंट का इंक्रीज, तो 500 माइनस 450 डिवाइडेड बाय 450 एंड देन इनटू 100। एक तरीका तो ये बता चुका हूँ, दूसरा तरीका ये भी बताया था, डायरेक्ट रेशियो निकालो, तो देखो 5 10 जा 5 9 जा, आपका रेशियो आया 10/9। परसेंटेज आप लोग पढ़ चुके हो, 10/9 आपको पता होगा या याद आया होगा 1.1111 होता है, मतलब 11.11% का इंक्रीज, और इसको हम 11 1/9% भी बोल सकते हैं।
दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो देखो आपका अप्रोक्स आंसर बोला है, अप्रोक्स आंसर होगा 11। ठीक है, अगला, approximate percentage decrease in the sales revenue in 2015 ओवर 2014, 2014 से 2015 में आपका सेल्स जो है कितने परसेंट से गिरा? 725, 550। ठीक है, तो देखो 725 माइनस 550 कंपेयर्ड ऑन इनिशियल वैल्यू दैट इज 725 इंटू 100। कितना आना चाहिए? करेक्ट, नियर अबाउट 24% के आसपास आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम 2014 टू 2018। कितने लोग इसको बना लिए? 2014 से 2018 तक की सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ सेल्स रेवेन्यू। Now I think I got the answer from Shreyash. Okay, Shreyash, can you unmute yourself and tell us the method? How did you calculate it? Yes, sir. So Yeah. from the formula of SHGR, final value minus initial value upon final value into 1 upon growth year into 100. ओके, मतलब आपने पहले तो परसेंटेज इंक्रीज निकाला Yes, sir. है ना, देन Into 1 upon growth year. ग्रोथ ईयर। Yes, sir. Final value minus initial value. So the time period between 2014 to 2018. करेक्ट, गुड, वेरी गुड। सी गाइस, सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट बोले या नॉर्मली आपको बोले एनुअल ग्रोथ रेट भी बोले, ठीक है, या फिर एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट बोले, सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, पहले तो आप ये देखोगे कि 2014 से 2018 में कितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा है, तो ये हम निकालेंगे 800 माइनस 725 अपॉन 725 इंटू 100, ये आपको ऑलमोस्ट 10.4 ऐसा टाइप कुछ मिलेगा जो भी आए। ठीक है, लगभग लगभग 10.4 10.3% के आसपास ऐसा कुछ मिल सकता है। अब देखो, हम ये देख रहे हैं कि 2014 से 2018 में सेल्स जो है वो 10.34% बढ़ा है, लेकिन कितने साल में? अब आप इसको 5 साल नहीं लोगे कि 14, 15, 16, 17, 18, नो, हम ये देखेंगे कि कितने साल का गैप है। देयर इज अ गैप ऑफ 4 इयर्स। तो हम ये देख रहे हैं कि 10.34% का इंक्रीज हुआ है कितने साल में? इन 4 इयर्स। तो डिवाइडेड बाय 4, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 2.5 समथिंग आना चाहिए। इसको हम कहते हैं एवरेज।
ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 2.58 वाला। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, एनीवन हु कुड सॉल्व? ओके, ना देखो, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के लिए आपको क्या करना है, कहां से कहां तक बोला है, 2015 से 2018 तक, ठीक है, वो भी मेरे ख्याल से कॉस्ट सेल्स रेवेन्यू का बोल रहा है। तो ठीक है, हम सेल्स रेवेन्यू में आते हैं, 2015 की सेल्स और 2018 की सेल्स। हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे 800 अपॉन 550, इसका पूरा डेसिमल निकालो, तो ये डेसिमल मेरे ख्याल से आता है 1.45454545। अगर आप इसको कैलकुलेटर में निकाल के देखो शायद यही आएगा। ठीक है, 1.4545 आ रहा है। अब देखो, ये जो 1.45 मतलब मैं अगर बोलूं कि यहां से लेके यहां तक मेरी सेल्स जो है ये 1.4545 टाइम्स हो गई, लेकिन कितने साल में, 2015 से 2018, मतलब इन 3 इयर्स। क्योंकि 3 इयर्स है तो मैं निकालूंगा क्यूब रूट ऑफ 1.454545 एंड सो ऑन। अगर 2 साल का होता गैप तो मैं स्क्वायर रूट निकालता, ठीक है, 4 साल का होता गैप तो हम फोर्थ रूट निकालते। इसी को हम बोलते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, तो 1.4545 का जब आप क्यूब रूट करते हो तो 1.4545 का क्यूब रूट आपको मिलता है 1.13। ठीक, तो ये क्यूब रूट आपको मिल रहा है 1.13 समथिंग, मतलब ऑन एन एवरेज हर साल 13% की ग्रोथ हुई है। ठीक, आपने 1.4545 निकाला, लेकिन फर्ज करो अगर ऐसा आता कि मान लो 1.44 आता और होता इन 2 इयर्स, तो इन 2 इयर्स में हम क्या करते हैं, 1.44 का अंडर रूट और ये होता 1.2। तो अगर 1.20 आ रहा है मतलब 20% की ग्रोथ होती कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पे भी वही चीज किया हूँ, 1.4545 आया है, उसका क्यूब रूट निकाला हूँ तो 1.13 आएगा। तो आपका ग्रोथ हम बोलेंगे 1 के बाद की चीज लेते हैं ना, याद रखना हमेशा। तो 1 के बाद क्या है, 13.30, तो मतलब 13.30% का ग्रोथ। कोई भी ऐसा जिसको इन दोनों क्वेश्चंस में डाउट हो, स्पेसिफिकली 24 और 25 के लिए ही पूछ रहा हूँ, सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट और कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो बता दो अभी। ठीक है, हाँ मैं 25 फिर से बता दे रहा हूँ। देखो, कुछ नहीं करना है आपको, जिस साल से जिस साल तक का पूछा है आप उसमें फाइनल अपॉन इनिशियल का रेशियो निकालो। लाइक फर्ज करो कि मान लो आपका फाइनल और इनिशियल का रेशियो आता है, लेट्स सपोज 1.1331,
ठीक है, सॉरी 1331, नॉट 1331, 1331। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 3 साल का गैप है तो मैं इसका क्यूब रूट निकाल दूंगा। तो 1.331 क्या होता है, 11 का क्यूब होता है, तो इसको मैं लिख दूंगा 1.10 का क्यूब है ये। तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा, 1.1। तो 1.1 जो आया, तो कल जो मैं शॉर्टकट मेथड बताया था कि -1 करो तो क्या बचा 0.1, और फिर इंटू 100 करो तो क्या बचा 10। मतलब हम बोलेंगे कि द कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट इज 10%, हर साल 10-10% कंपाउंडेडली बढ़ रहा है। ठीक, तो सेम चीज यहाँ पे भी किया, तो हमें रेशियो मिला पहले तो 1.454545, फिर इसका क्यूब रूट निकाला तो वो मिला 1.1330। तो 1.1330 में से 1 हटाया, फिर बाकी का प्रोसेस किया, तो आपका आंसर आया 13.3। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो 26। में देखो क्या बोल रहा है, by what percentage is the amount received from the sales in year 2014 is more than the expenditure on production in 2017। 2014 का सेल्स और 2017 का प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, एक्सपेंडिचर मतलब और कुछ नहीं होता, कॉस्ट, सेल्स मतलब सेल्स रेवेन्यू, वो उससे कितने परसेंट ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आपको वो निकालना है कि कितने परसेंट ज्यादा है, तो देखो सिंपल सा हिसाब, 2014 की सेल्स कितनी है 725, माइनस 2017 का कॉस्ट 500, कंपेयर्ड ऑन 2017 का कॉस्ट 500 इंटू 100, क्योंकि हम निकाल रहे हैं 2017 का सेल्स, सॉरी 2017 का सेल्स है 725, नहीं सॉरी 2014 का बोला ना, हाँ ठीक है 725, ठीक है। तो 2014 का सेल्स है 725 और 2017 का कॉस्ट है 500। तो आपको इस 725 को इस 500 से कंपेयर करना है। तो 725 माइनस 500 अपॉन 500 इंटू 100, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका, आप सीधा सीधा 725 को 500 से डिवाइड कर दो, तो देखो 500 जा 5 145 जा, ठीक है, और 145 बाय 100 कितना मिलेगा 1.45। कल बताया था अगर रेशियो ऐसा आता है तो इसमें से पहले 1 हटाएंगे, 1 हटाएंगे तो क्या बचेगा 0.45, और उसमें फिर 100 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब वो 45% ज्यादा है। ठीक, यही है आपका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26। अगला क्वेश्चन 27, in how many years the cost of production is more than the average cost of production। तो उसके लिए तो पहले आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, किसका, सीपी का, 600 500 450 400 500 525, पहले इन सब का एवरेज निकालो। ठीक है, एवरेज आएगा आपका 3000/6 यानी 500, आ रहा है एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 500। अब उसका ये पूछना है कि कितने साल ऐसा होगा कि जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आपके एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज्यादा है, मतलब 500 से ज्यादा कब कब है। जितना मेरे को याद है ग्राफ में 500 से ज्यादा 2 ही बार है, एज मच एज आई रिमेम्बर द ग्राफ। ठीक है, 1 और 2।
ठीक है, अगला इन हाउ मेनी ईयर्स द सेल्स रेवेन्यू इज लेस देन द एवरेज सेल्स। कितने साल ऐसा होगा कि जो सेल्स रेवेन्यू है एवरेज सेल्स से कम हो। तो पहले एवरेज निकालो, 750, 725, 550, 600, 800, 800, इन सबका एवरेज निकालो। फोर टू सेवन फाइव टोटल है, डिवाइड बाई 6। ठीक है, ऑलमोस्ट आपका एवरेज आता है 712। तो 712 से कम किस किस साल की सेल्स है? 1, 2। तो इसका आंसर भी होगा 2 इयर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। If the cost of production in 2013 and 2016 be increased by 25 and 30% respectively, then by what percent will the total cost in these 2 years be more than the sales revenue of 2017? देखो, 2013 और 2016 की कॉस्ट को बढ़ा दिया है बाय 25% एंड 30% रेस्पेक्टिवली। तो उन दोनों का जो नया कॉस्ट आएगा उसका जो सम होगा वो 2017 के सेल्स से कितने परसेंट ज्यादा होगा। तो देखो, 2013 की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 625। तो 625 का 25% बढ़ा दो, ठीक है। 625 का 25% बढ़ा दो तो 625 इंटू 1.25, मतलब आपको नया कॉस्ट मिल गया 781.25। वैसे ही 2016 की कॉस्टिंग है 400, तो 400 इंटू 1.25, सॉरी 1.30, नॉट 25, 1.3, क्योंकि ये 30% है। तो ये हो गया 520। अब ऐड कर दो, 781.25 प्लस 520, ठीक है। तो ये 2016 और 2013 का नया जो कॉस्ट है वो आ गया सम। और अब वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये जो वैल्यू है 2016 और 13 का जो सम है वो 2017 के सेल्स से कितने परसेंट ज्यादा है, यानी एज कंपेयर टू 800। देखो, आप इसको राउंड ऑफ 1300 भी ले सकते हो, क्योंकि 1300 में 1.25 नेग्लेक्ट भी कर दूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो 800 है और आपको कंपेयर 800 से करना है, तो देखो फाइनल अपॉन इनिशियल, तो 1300/800 कितना आएगा? 13/8। ये आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 1.625, मतलब लगभग लगभग 62 या 63% ज्यादा है। ठीक है, 62 या 63% होगा। तो देखो आंसर आ भी गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर द कंपनी हैड मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंटेज। देखो, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपको भी पता है, कुछ नहीं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक, जैसे कि मैं पहले साल का निकालता हूँ, 750 माइनस 625 अपॉन 625 इंटू 100। तो अब एक बार बताओ, क्या सबके लिए ऐसा करते बैठोगे?
ठीक है, टाइम लगेगा ना। उसने पूछा है किस साल का प्रॉफिट परसेंटेज सबसे हाईएस्ट है। भले हम 4 ऑप्शन को हिसाब से चले, लेकिन 4 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो इसका शॉर्टकट तरीका, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इसका तरीका देखो। आपको वो सेल्स और कॉस्ट को कंपेयर करने बोल रहे हैं ना, तो जैसे ये डॉट है और ये डॉट है, इन दोनों को ना ऐसे स्ट्रेट लाइन में खींच दो। ठीक, मैंने लाइंस खींच दी। अब देखो, जब भी लाइन थोड़ी ज्यादा सीधी रहे, जितनी लाइन ज्यादा सीधी रहेगी उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज आपको लोएस्ट मिलेगा। लेकिन ये लाइन जितनी ज्यादा स्टीप होगी, जितना हाई होगा ये लाइन, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा लूं तो कम है, ऐसा लूं तो ज्यादा है, और अगर ऐसा वाला स्टीप लेता हूं, मतलब यहाँ पे ही आपको मिलेगा हाईएस्ट प्रॉफिट, या जो भी है प्रॉफिट परसेंटेज। तो बताओ 2015 का है कि 2018 का है? मेरे हिसाब से तो 18 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 200 का ग्रोथ है, यहाँ पे 300 का ग्रोथ है, तो ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे है। आपका आंसर 2018 होगा। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, सबसे शॉर्टकट और सबसे आसान तरीका। स्लोप बना लो पॉइंट्स को ज्वाइन करके, और उससे आपका आंसर जल्दी आ जाता है। हाँ, 2017 आएगा आंसर, करेक्ट। 2017 ही आएगा। ठीक, now we'll solve the next sheet which is again based on table। अगली शीट जो है वो पूरी की पूरी टेबल्स पर ही डिपेंडेंट है, मतलब उसमें हम सिर्फ और सिर्फ टेबल डेटा सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस टेबल पर डिपेंडेंट है। देखो, आपको सारे बेसिक्स मैंने बता दिए हैं, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। आपको पता है डीआई में एट द एंड घूम फिर के करना वही है, या तो सम या एवरेज या परसेंटेज या रेशियो, इसके अलावा और कुछ करने को है ही नहीं पूरे डीआई में आपके पास। ठीक है, तो ये शीट का देखो पहला सेट है क्वेश्चन नंबर 1 से 4। आप लोग को 4 मिनट्स दे रहा हूं, सॉल्व करिए, फिर मैं बताऊंगा। शीट ग्रुप में डाल रहा हूं, 4 मिनट दे रहा हूं, सॉल्व कर लो। Yeah, I'm sharing the sheet in the group, don't worry।
राइट, हो गया सॉल्व। आई थिंक काफी इजी है ना। ना देखो, बेसिकली आपको गिवन है कि एक पब्लिकेशन कंपनी है जीके पब्लिकेशंस, और वो अलग अलग टाइप की टेक्स्ट बुक बनाती है, लाइक प्राइमरी स्कूल के लिए, सेकेंडरी स्कूल के लिए, हायर सेकेंडरी के लिए और ग्रेजुएशन वालों के लिए। और 6 साल का डेटा गिवन है कि किस साल में कितनी कितनी बुक्स किस किस टाइप के स्कूल्स के लिए उन्होंने बनाई है। बस अब इसी पे बेस्ड आपके 4 क्वेश्चंस है। नाउ सी बेसिकली कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, लाइक आपको अगर प्रॉपरली क्लैट में इस टाइप का कुछ डेटा आ जाए सिंपल बढ़िया सा, तो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ग्रोथ रेट ऑफ द सेल्स ऑफ बुक्स फॉर प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स। प्राइमरी का पहला डेटा क्या है 42137, दूसरा आखिरी डेटा क्या है 68718। तो आपको यहां से यहां तक का ग्रोथ निकालने बोल रहा है। भाई देखो दो तरीके हैं, या तो आप पूरी मेहनत करो ऐसा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, जो मैं चाहता नहीं। दूसरा मेथड फाइनल अपॉन इनिशियल 68718 अपॉन 42137। अब देखने में ये लग रहा है बाबा ये कैसे डिवाइड होगा। इसका शॉर्टकट तरीका देखो, आप इसको सीधा सीधा राउंड ऑफ कर दो, 68700 42100 कैंसिल कर दो, राउंड ऑफ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जरा सा परसेंट चेंज होगा, उससे ज्यादा चेंज होगा भी नहीं। ठीक है, देखो दोनों 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6, ठीक है 229, नहीं 3 से कैंसिल नहीं हो रहा, सॉरी एक सेकेंड, 421 है, 3 से कैंसिल नहीं होगा। ठीक, अब देखो ये 421 है, ये 687 है। ठीक है, अगर आपको कैंसिल करना है तो आप उसको कैसे कैंसिल करोगे। और चाहो तो राउंड ऑफ कर दो, लाइक मैंने जो लिया था उसको आप 68,000 अपॉन 42,000 भी ले सकते हो। तो देख 221 जा 234 जा, ठीक है, तो आप 34 और 20 को कैंसिल करो, ये आपको रेशियो देगा 1.63 का। ना मैंने आपको बताया था अगर आपको रेशियो मिल रहा है 1.63, उसमें से आप 1 हटाएंगे बचेगा 0.63, फिर इंटू 100 करोगे तो आपका आंसर आएगा 63%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज शोज द लोवेस्ट ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। लोवेस्ट ग्रोथ रेट मतलब जिसका ग्रोथ रेट सबसे कम हो, जैसे अभी हमने क्वेश्चन 1 में प्राइमरी का ग्रोथ रेट निकाला था 63, वैसे ही आप सेकेंडरी का निकालोगे तो सेकेंडरी का ग्रोथ रेट कैसे आएगा 20177 अपॉन 8820। हायर सेकेंडरी का ग्रोथ रेट कैसे आएगा 82175 अपॉन 65303, और लास्ट में ग्रेजुएट का आएगा 36697 अपॉन 25343। तो देखो जैसे यहाँ पे 63% मिला है, वैसे इसको देखो, ये तो आपका लगभग लगभग ऑलमोस्ट 150% के आसपास आपको मिलेगा। क्योंकि देखो अगर आप इसका रेशियो निकाल दो तो ये रेशियो लगभग लगभग 2.5 गुना जाता है। अगर रेशियो 2.5 गुना आ रहा है मतलब 2.5 माइनस 1 बचा 1.5, फिर 1.5 में इंटू 100 करोगे तो ऑलमोस्ट 150 या 140% आएगा। फिर तीसरा है हायर सेकेंडरी।
हायर सेकेंडरी में भी देखो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, मतलब ये 4/3 ऑलमोस्ट 4/3 मिलेगा, यानी 1.33, तो कितना हुआ 33% का ग्रोथ। वैसे ही देखो इसको कैंसिल करके देखते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 6 6 जा 36, 6 4 जा या 6 5 जा ऑलमोस्ट 24। ठीक है, ऑलमोस्ट। या वैसा नहीं करना है तो आप उसको ये देखो कि ये नंबर लगभग 35,000 के आसपास है, तो 5 7 से 35, 5 5 से 25, 7/5, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये आपको मिलेगा लगभग लगभग 1.4 का समथिंग रेशियो। तो देखो प्राइमरी में 63%, सेकेंडरी में 150%, ग्रेजुएट में ऑलमोस्ट 40% और हायर सेकेंडरी में 33%। तो आपका आंसर आना चाहिए हायर सेकेंडरी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। लोवेस्ट ग्रोथ रेट बोला है, ठीक है। ठीक है, वो भी 33%। मैं ज्यादा निकाला हूं क्योंकि मैंने नीचे से 3 लिया है, वो और कम आएगा एक्चुअल में। तो ऑलमोस्ट 26-27% के नियर अबाउट आना चाहिए। ठीक है, आप एक्चुअल निकालोगे तो ये आपको 44% मिलेगा, ये वाला ऑलमोस्ट 25-26% मिलेगा, ऐसा। तो लोवेस्ट किसका आया, हायर सेकेंडरी का। राइट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज हैड ईदर अ कंसिस्टेंट ग्रोथ और अ कंसिस्टेंट डिक्लाइन। देखो क्या प्राइमरी का हर बार सिर्फ बढ़ता रहा है, 42 से 53,000, फिर 58, फिर 56 हो गया। इज देयर अ कंटिन्यूस ग्रोथ, नो। सेकेंडरी में है क्या, देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कम हो गया, कैंसिल। हायर सेकेंडरी में बढ़ा, बढ़ा, कम हो गया। ग्रेजुएट में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। मतलब ग्रेजुएट वाला ही ऐसा है सेक्शन जिसमें आपको कंसिस्टेंटली सिर्फ ग्रोथ ही मिला है। हमें कंसिस्टेंट डिक्लाइन भी मिलता तो भी चलता, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में बढ़ते बढ़ते कम हो गया या कम होते होते अचानक से बढ़ गया, कांस्टेंट चाहिए। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन 4, दैट इज ग्रेजुएट। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ बुक्स इन 2015, मतलब आपको इन सब का एवरेज निकालना है। तो देखो इसका तरीका, आप राउंड ऑफ ले लो, 58700, 16400, 73600, 28600, ऐड करो। ठीक है, आपका टोटल आएगा 1,87,300। तो आपका जो आएगा 1,87,300, उसको आप 4 से डिवाइड कर दो। तो देखो 4 4 जा 16 आना चाहिए, ठीक। फिर बचा 2 7, तो 4 6 जा 24। ठीक है, आपका आंसर ऑलमोस्ट 40,000 से भी ज्यादा आना चाहिए, लेकिन 4 की लाइन में आना चाहिए। तो नियरेस्ट आंसर आ गया 44390। ये सब इसलिए क्योंकि हमने राउंड ऑफ वैल्यूज ली है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है आंसर। ठीक है, हमारा आंसर 40,000 से भी ज्यादा आना चाहिए। तो 40,000 वाला तो नियरेस्ट यही है, बट 40,000 से थोड़ा ज्यादा वाला आंसर आपका यही आएगा।
ठीक है, क्लियर हो गया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ना, पहले तो आप इस पूरे डेटा को पढ़ो और पढ़ के समझो कि कहना क्या चाह रहा है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 इन दोनों क्वेश्चंस को आप बनाओगे। ठीक है, 5 मिनट दे रहा हूं, बनाओ। अरे यार, राइट। सो आई थिंक एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ के समझ में तो आ गया होगा सभी को कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से इज कि एक जीन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो आपको 5 साल का डेटा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और उसमें ये गिवन है कि कितने जीन्स की डिमांड थी, ठीक है, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी होती है तो वो इतने साल से
उनको पता रहता है कि हाँ भाई हमको हर साल ऑलमोस्ट इतनी जीन्स की डिमांड आती है। तो जैसे उनका टारगेट था कि 2011 12 12 13, नाउ डोंट काउंट दिस एज 2 इयर्स, ठीक है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ यू सबको पता होगा दैट व्हाट इज बेसिकली नोन एज अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर हम किसको बोलते हैं, जब हमारा कोई साल अप्रैल में चालू होता है। फाइनेंशियल ईयर हमेशा जो मेनली बेसिकली जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा, लाइक अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2021 तक, इन 12 महीनों को हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो इसको भी आप वैसे ही समझ के चलो कि अप्रैल 2011 से मार्च 2012, अप्रैल 2012 से मार्च 2013, ऐसा, ठीक। तो उन्होंने ये सोचा कि इस फाइनेंशियल ईयर में उनको एस्टिमेटेड डिमांड आएगा 152,000 जीन्स का, मतलब 1,52,000 जीन्स का उनको ऑर्डर आ सकता है। लेकिन एक्चुअली कितनी जीन्स का ऑर्डर आया, 1,30,000 का। फिर उन्होंने सोचा कि हाँ भले हमारे पास एस्टिमेट है कि 152 जीन्स ऑर्डर आएगा, लेकिन हम प्रोड्यूस करेंगे 155, बट कितनी कर पाए, सिर्फ 150। सो दिस इज व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चंस, ठीक है। डेटा आपको जो गिवन है टेबल में यही है ना। देखो द सप्लाई, सप्लाई मतलब कितना उन लोग बना पाए, डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड गैप इन थाउजेंड्स इन द ईयर 2015-16। 2015 में उनको डिमांड आई कितनी, 190, बना कितना पाए, 190, तो गैप कितना हुआ, जीरो, जीरो आएगा गैप। सप्लाई माइनस डिमांड, ये तो उन्होंने एस्टिमेट लगाया, लेकिन एक्चुअल में डिमांड कितनी आई, 190 की, और सप्लाई भी कितना कर पाए, सप्लाई मतलब जितनी प्रोड्यूस हुई। तो आपका डिफरेंस जीरो आएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और इज और आर ट्रू। देखो पहला स्टेटमेंट, द एस्टिमेट फॉर डिमांड, ठीक है, द एस्टिमेट ऑफ डिमांड फॉर जीन्स वर हायर देन द एक्चुअल डिमांड फॉर ऑल द ईयर्स। हर साल का एस्टिमेट जो है वो एक्चुअल से ज्यादा है क्या, है ना, मतलब पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है। देन चेक फॉर सेकेंड स्टेटमेंट, द प्रोडक्शन ऑफ जीन्स, मतलब द टारगेट प्रोडक्शन वर इक्वल और हायर देन द एक्चुअल। ये जो टारगेट है वो एक्चुअल से या तो ज्यादा होगा या बराबर होगा, मोर देन और इक्वल टू होना चाहिए। तो है मोर देन, है इक्वल, इक्वल, मोर देन, इक्वल, मतलब बड़ा है या इक्वल है, तो मतलब वो भी ट्रू है, यानी आपका स्टेटमेंट टू भी सही है। 3 देखो, एक्चुअल डिमांड, actual demand was less or equal to the actual supply। अब आपको एक्चुअल डिमांड और एक्चुअल सप्लाई को चेक करना है, मतलब इस कॉलम को और इस कॉलम को, ठीक। तो आपका एक्चुअल जो है वो इससे या तो कम या बराबर होना चाहिए, तो चेक कर लो, लेस है पहले वाले में, ठीक है, दूसरे वाले में बराबर है, ठीक है, तीसरे वाले में लेस है, ठीक है, चौथे वाले में बराबर है, ठीक है, पांच वाले में बराबर है। मतलब देखो स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, 2 भी ट्रू है, 3 भी ट्रू है, मतलब ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। मतलब हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एवरेज एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन का एवरेज निकालना है। तो देखो ये पूरा आपको एवरेज करना है इसका,
तो 150 प्लस 155 प्लस 165 प्लस 175 प्लस 190 इनका सम करिए और सम करके डिवाइड बाय 5 करिएगा और फिर बाद में 3 जीरो भी लगाइएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा कितना 167 और 167 के साथ 3 जीरो यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आई होप यहां तक तो कोई डाउट होगा नहीं जितना मुझे लग रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, if the actual demand for the jeans in 2016-17, अब देखो 2016 और 17 का डेटा तो मेरे को गिवन ही नहीं है। वो बोल रहा है कि अगर एक्चुअल डिमांड 10% से बढ़ जाए, 10% से बढ़ जाए मतलब ये वैल्यू 190 का 10% बढ़ा दो, तो 190 का 10% बढ़ाऊंगा मतलब 190 प्लस 19 यानी मान लो तब डिमांड आई 209 जीन्स की, और एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो फॉल हो गया बाय 15%, ये 15% से माइनस हो गया, तो आप क्या करोगे 190 का 15% माइनस कर दोगे, तो 190 का 15% निकालो, वो जो भी आएगा उसको 190 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक, तो वो आएगा 161.5। तो 2016-17 का डेटा हमने निकाल लिया, एक तरफ है हमारे पास 209 और एक तरफ है 161.5, तो वो वही पूछ रहा है कि देन द डिमांड सप्लाई गैप वुड बी, तो आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे 2019 माइनस 161.5, तो ये डिफरेंस आएगा 47.5, लेकिन ये सारी चीजें इन थाउजेंड्स हैं, तो इन थाउजेंड से मतलब आप करोगे 47.5 इंटू 1000, 3 जीरो साथ में लगाओगे, तो 3 जीरो लगाने के बाद आपका आंसर आना चाहिए 47,500 यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसने ये बोला क्वेश्चन में कि ये जो डिमांड है ये 10% बढ़ गई, तो अगर डिमांड 10% बढ़ गई मतलब 190 से 10% ज्यादा यानी 209, लेकिन जो सप्लाई है ये 15% कम हो गया अगले साल के लिए, तो 190 का 15% कम करूंगा तो 161.5, तो बेसिकली ये सब तो थाउजेंड्स में है ना, तो ये वैल्यू क्या होगी 209,000 और ये वाली वैल्यू क्या होगी 161,500, तो दोनों का डिफरेंस निकालना है आपको, निकालना है डिमांड और सप्लाई का गैप फॉर द ईयर 2016-17। क्लियर हुआ अभी? अब देखो आप इसका शॉर्टकट कैसे अप्लाई कर सकते थे, आपकी दोनों वैल्यूज तो 190 ही है ना, तो एक तरफ मैं 190 में 10% बढ़ा रहा हूं, दूसरी तरफ मैं 190 में 15% घटा रहा हूं और फिर दोनों का डिफरेंस भी निकाल रहा हूं, तो देखो 10% माइनस 15% माइनस ऑफ 15%, ये दोनों का डिफरेंस कितना आया? देखो जब हम बोलते हैं x माइनस माइनस ऑफ वाई तो क्या होता है ब्रैकेट खुल के प्लस हो जाता है ना, तो वही चीज आप तो करो अभी कि एक तरफ आप 10% लेस कर रहे हो, मतलब आपके पास एक वैल्यू है 190, आप एक तरफ इससे 10% ज्यादा कर रहे हो, दूसरी तरफ इससे 15% कम कर रहे हो, तो गैप क्या होगा, गैप बढ़ेगा ना, तो ये गैप कितना आएगा, इधर से 10% और इधर से 15%, मतलब कितना आया 10 प्लस 15 यानी 25% का गैप आया, तो बस डायरेक्ट आंसर निकालो 25% ऑफ 190,000 मतलब 19,000 मतलब 190,000 यानी 1,90,000 का एक चौथाई, देखो आंसर सीधा आ गया।
वरना आपने क्या किया, पहले 10% निकाल के बढ़ाया, फिर 15% निकाल के घटाया, फिर दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किया। क्लियर है? एनी वन हैविंग एनी डाउट विद दिस? कोई डाउट किसी को? ठीक है ना? सी क्वेश्चन 9 to 12 जो है ये थोड़ा हटके, उसको हम सबसे बाद में सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप दूसरे क्वेश्चंस को ट्राई करो। ठीक है, तो चलो पहले एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 13 to 16 का ये जो डेटा आपको गिवन है, इस डेटा को आप रीड करना। उस डेटा को रीड करने के बाद इस टेबल को देखना, और फिर क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं स्क्रॉल तो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि आप अपने हिसाब से पढ़ोगे, शीट आपके पास ग्रुप में भी है। Again, I am giving you a time of approximately 5 minutes for this particular question. Try solving this by yourself. पहले एक बार खुद से बनाइए, फिर मैं बताऊंगा। इजी है, कोई टफ नहीं है, बट बहुत ध्यान से। सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ, डीआई में हमसे जो गलती होती है वो ये है, हम हड़बड़ करते हैं। हड़बड़ नहीं करना, जब भी ऐसे पैसेज में डेटा आए, इसको बहुत ही केयरफुली रीड करिए, बहुत केयरफुली। क्योंकि एक बार ये डेटा आपने अच्छे से पढ़ लिया और दिमाग में फीड हो गया ना, आपसे एक एक क्वेश्चन बन जाएगा विद इन अ मिनट। तो प्लीज रीड इट वेरी केयरफुली। ठीक है, यू हैव 5 minutes फॉर द कंप्लीट सेट।
ऑल राइट, आई थिंक क्वेश्चन तो सबको समझ में आ ही गया होगा, बट फिर भी मैं एक बार आपको ब्रीफ बता दे रहा हूँ कि 6 स्टूडेंट्स हैं, जीवा, राशि, पूर्णिमा, अनुज एंड सोन जो भी, एंड उन्होंने एक टेस्ट सीरीज लिया है, ठीक है, कोचिंग का, और टेस्ट में 200 क्वेश्चंस होते हैं, लाइक जैसे आप एग्जाम दोगे समझ लो उसी तरह से, तो 200 क्वेश्चंस का एग्जाम होगा, ठीक है। अगर आप कोई आंसर करेक्ट मार्क करते हो तो आपको मिलेगा +2, अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो -1, और अगर आप कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ते हो तो -0.25, ऑल्सो कैन बी रिटन एज -1/4, ठीक है। लाइक सिंपल सी चीज, अगर मान लो मैं 200 क्वेश्चंस में से मैं 160 क्वेश्चंस करेक्ट करता हूँ, 30 क्वेश्चंस गलत करता हूँ, और 10 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है मेरे, मान लीजिए, तो 160 क्वेश्चंस का +2 के हिसाब से मेरा स्कोर हो गया 320, ठीक। उसके बाद माइनस, हर रॉन्ग आंसर का एक एक नंबर कट गया तो 30 इंटू 1, माइनस हर 10 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन का 0.25 के हिसाब से 2.5 नंबर और कटा, तो 320 -30 -2.5, तो मेरा स्कोर हो जाएगा 287.5। क्लियर? स्कोर कैसे निकालना है? ठीक है, ठीक। अब देखो, आपको टेबल में गिवन है, जैसे कि जीवा, जीवा के 163 क्वेश्चंस करेक्ट है और उसका फाइनल स्कोर है 301। तो देखो, अगर वो 200 क्वेश्चंस में से 163 क्वेश्चंस करेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब कितने क्वेश्चंस गलत होंगे? गलत नहीं, मतलब 37 क्वेश्चंस बचते हैं। तो क्यों ना हम एक काम करें कि इसके इनकरेक्ट क्वेश्चंस को ले लेता हूं x, और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को ले लेता हूं y। तो कैन आई से दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 37, क्योंकि 163 सही है, लेकिन बाकी 37 में से कितने इनकरेक्ट हैं और कितने अनअटेम्प्टेड हैं, दैट वी रियली डोंट नो। सो इनकरेक्ट इज x एंड अनअटेम्प्टेड इज y। ऑल्सो देखो, अगर कोई स्टूडेंट 163 क्वेश्चन सही करता है तो उसका स्कोर होना चाहिए 326, लेकिन स्कोर फाइनली आया कितना? 301, तो सब्ट्रैक्ट करो, मतलब उसके 25 नंबर नेगेटिव में गए हैं। अगर 25 नंबर नेगेटिव में गए हैं तो वो कैसे गए होंगे? हर इनकरेक्ट क्वेश्चन का 1 नंबर और हर अनअटेम्प्टेड का 1/4, मतलब 0.25, ये मिला के उसका 25 नंबर नेगेटिव गया होगा। यस और नो? इतना समझ में आ गया? मैंने 2 इक्वेशन बनाई है बेसिकली। पहली इक्वेशन, नंबर ऑफ इनकरेक्ट प्लस नंबर ऑफ अनअटेम्प्टेड इज इक्वल टू 37। सेकेंड, इनकरेक्ट क्वेश्चन इंटू 1 मार्क्स, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन इंटू 0.25 मार्क्स। दिस टोटल विल बी नथिंग बट 25 मार्क्स, क्योंकि हमारे 25 नंबर माइनस में गए हैं। तो ये 25 नंबर माइनस कैसे हुए? हर इनकरेक्ट का 1 नंबर और हर अनअटेम्प्टेड का 1/4। 2 इक्वेशन, 2 अननोन आ गया, ठीक। अब देखो, आप क्या करो, सेकेंड वाली जो इक्वेशन है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो आपकी इक्वेशन कैसी हो जाएगी? 4x प्लस वाई इक्वल टू 100 होगा, क्योंकि मैं सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज रख दो, x प्लस वाई इक्वल टू 37। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना कैसे करते थे कि जहां पे प्लस होता है वो चीज माइनस हो जाती है। तो 4x माइनस एक्स कितना बचा? 3x, y माइनस वाई कैंसिल, इक्वल टू 100 माइनस 37 कितना बचा? 63। तो देखो आपको मिल गया x इक्वल टू 21। x हमारे लिए क्या था? द नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस, यही था हमारे लिए x। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेफ्ट अनअटेम्प्टेड एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड इनकरेक्टली बाय जीवा। जीवा के कितने क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड हैं और कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट हैं। अगर आपने x निकाल लिया तो ऑब्वियसली y भी निकल जाएगा। तो आपका y आ रहा है 16 और x आ रहा है 21, तो 16 और 21 वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन 3।
इस पूरे क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लो अभी। ठीक है, मतलब अगर क्वेरी नहीं आ रही है चैट बॉक्स में तो मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ कि क्लियर है ना। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि the number of questions left unattempted and those answered incorrectly by Mahesh are in the ratio 9:4। ठीक है, देखो महेश ने 148 क्वेश्चन सही किए, तो पहले तो आप 200 में से 148 हटा दीजिए, कितना बचा 52। अब आप इसको अनअटेम्प्टेड और इनकरेक्टली को आप तोड़ोगे इन द रेशियो 9:4, तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस आ जाएंगे 9/13 टाइम्स ऑफ 52 36, और इनकरेक्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे फिर 16। ठीक है, तो अब देखो 148 क्वेश्चंस करेक्ट हैं उनका इनटू 2 मार्क्स माइनस, 36 क्वेश्चन गलत हैं उनका 1 मार्क्स माइनस, 16 क्वेश्चन गलत अनअटेम्प्टेड है उनका 1/4 मार्क्स। यहां से आपका स्कोर आ जाएगा, निकालिए स्कोर कितना आ रहा है। 148 इंटू 2 माइनस 36 माइनस 4, कितना आएगा स्कोर 256। क्लियर है सबको? आई होप नो वन इज हैविंग अ डाउट विद दिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 15th। If the marks deducted for unattempted questions and that for answering questions incorrectly by Rashi are 6 and 44, अगर unattempted के चलते उसके 6 मार्क्स कट गए और इनकरेक्ट के चलते उसके 44 मार्क्स कट गए, मतलब देखो हर क्वेश्चन में नेगेटिव कितना जाता है, अनअटेम्प्टेड में 0.25, तो -6 डिवाइडेड बाय -0.25, मतलब और कुछ नहीं, -6 डिवाइड बाय -1/4, तो ये तो कट गया, मतलब उसके 24 क्वेश्चंस क्या हैं अनअटेम्प्टेड, यस और नो। ठीक है, 24 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड होंगे, हर एक नंबर क्वेश्चन पे एक चौथाई कटता है, तो 6 को आप एक चौथाई से काट दो। वैसे ही 44 क्वेश्चंस नेगेटिव हैं और हर मतलब इनकरेक्ट है और हर इनकरेक्ट का -1 होता है, तो -44 डिवाइड बाय -1, मतलब 44 क्वेश्चंस आर इनकरेक्ट व्हिच आर डन बाय राशि। तो देखो 200 क्वेश्चंस टोटल होते हैं, उसमें से 44 इनकरेक्ट माइनस हो गए और 24 अनअटेम्प्टेड माइनस हो गए, तो यहां से पता चल जाएगा कि उसके कितने करेक्ट क्वेश्चंस थे। और वहीं पे देखो देखो कई बार डेटा के हिसाब से ही आपको क्वेश्चन दे देता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली बाय हर,
तो बस निकालो 200 माइनस 24 माइनस 44, ओवरऑल 68 माइनस हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 132। क्वेश्चन दो ही तरीके से देगा, या तो आपको बोलेगा कि भाई आप निकालो कि उसके कितने करेक्ट क्वेश्चंस हैं, नहीं तो उसका फाइनल स्कोर निकालने बोलेगा। बट फाइनल स्कोर तो वो तब निकालने बोलेगा ना जब ना गिवन हो। यहाँ पे फाइनल स्कोर तो पहले ही दे दिया है वो, तो जबरदस्ती की मेहनत क्यों कराएगा तुमसे? फाइनल स्कोर तो उसने खुद ही दे दिया है, तो ऑब्वियसली हमसे वो डेटा मांगेगा जो उसके पास खुद नहीं है, यानी कि 132 कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं वो निकालना था। तो वो आपका आंसर आया 132 क्वेश्चंस आर करेक्ट। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। ठीक, नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इनकरेक्टली बाय संजू एंड दोज बाय जीवा। आपको निकालना है कि संजू ने कितने इनकरेक्ट किए और जीवा ने कितने इनकरेक्ट किए, दोनों का डिफरेंस। देखो दिमाग लगाओ, कल भी बताया था कि हम प्रीवियस डेटा को कैसे यूज करते हैं। आपने जीवा के इनकरेक्ट क्वेश्चंस यहां पे निकाल लिए थे, कितने? 21। तो आपके पास जीवा के इनकरेक्ट हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ काम करना है संजू के लिए। अब देखो जीवा और संजू का सेम टाइप का कंडीशन है, इनके करेक्ट भी पता है, स्कोर भी पता है। तो जैसा आपने जीवा के लिए किया था वैसा ही संजू के लिए करो। अब हम संजू के लिए कंडीशन लेते हैं कि उसने 200 में से 142 क्वेश्चन सही किए, तो बचे 58। 58 में से कुछ उसके इनकरेक्ट होंगे और कुछ अनअटेम्प्टेड होंगे। इनकरेक्ट वाले को x ले लो, अनअटेम्प्टेड वाले को y ले लो। तो आप क्या बोल सकते हो, x प्लस वाई विल बी 58। द नंबर ऑफ इनकरेक्ट एंड द नंबर ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस का सम होगा 58। दूसरी चीज, अगर उसने 142 क्वेश्चन सही किए हैं तो भाई मेरे हिसाब से तो 142 इंटू 2 होना चाहिए 284 का स्कोर। लेकिन उसका स्कोर कितना नेगेटिव गया? 40 नंबर चले गए ना उसके, गवा दिया। कैसे गवाया? इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड के चक्कर में। तो सेम इक्वेशन जैसे आपने जीवा के लिए बनाई थी कि हर इनकरेक्ट का 1 नंबर और हर अनअटेम्प्टेड का 0.25 नंबर, ये मिला के हो गया 40 नंबर नेगेटिव। तो देखो फिर वही फंडा लगाना है, इस इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो हमारी इक्वेशंस हो जाएंगी 4x प्लस वाई इक्वल टू 160। ठीक है, दूसरा पहली इक्वेशन एज इट इज लेता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 58। बस कहानी समझ गए होगे, सब्ट्रैक्ट करना है आपको और कुछ नहीं करना है। y y कैंसिल, आपके पास बचा 3x इक्वल टू 102। तो अगर 3x इक्वल टू 102 है मतलब x आपके पास आ जाएगा 34। यानी उसके जो 58 क्वेश्चंस थे उसमें से x हमारा क्या है, इनकरेक्ट था ना, मतलब 34 क्वेश्चंस उसके इनकरेक्ट थे। y मत निकालो, y निकालने की मेहनत बिल्कुल मत करना। द रीजन बिहाइंड, आपको क्वेश्चन 16 में संजू और जीवा के इनकरेक्ट का डिफरेंस निकालने बोला है। मेरे को अनअटेम्प्टेड नहीं भी निकलेंगे तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे सिर्फ इनकरेक्ट से मतलब है। तो संजू का इनकरेक्ट आ गया 34 और जीवा का इनकरेक्ट हमने पहले ही निकाला था क्वेश्चन 13 में 21। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 13। So the difference between the number of questions attempted incorrectly by Sanju and those by Jiva is nothing but 13. That is option number 2. And that's your final answer for question 16th. क्लियर है? आई होप यहां तक कि किसी को कोई भी डाउट, सबको क्लियर है अच्छे से? ठीक, राइट। तो देखो सेकेंड वाली शीट का भी हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया सिवाय इस सेट के। ठीक है, एक ये वाला सेट आपके पास है, इसको ट्राई करिएगा, और एक आखिरी वाला सेट, ये दिखने में बस बड़ा है बहुत इजी। ठीक है,
थर्ड थिंग, सी अब आपको क्यूटी के बेसिक्स पता चल गए। अब मैं आपको बताऊं तो जैसे आज हमने टेबल डेटा किया, प्लस इसके पहले हमने एक क्वेश्चन बार वाला किया है ना। तो आप चाहे टेबल डेटा करो, चाहे आप बार ग्राफ करो, चाहे आप लाइन ग्राफ करो, मैं आपको सभी की शीट्स दिखा दे रहा हूं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो देखो, जैसे आपने आज एक बार ग्राफ का क्वेश्चन किया ही था, तो ये दूसरी शीट है बार ग्राफ की, मैं आपको भेजूंगा अभी थोड़ी देर में। तो ये भी बार ग्राफ है, बट अगेन आप क्यूटी सॉल्व करोगे, आपसे चीजें वही आएंगी, या तो रेशियो, या तो सम, या तो एवरेज, या तो डिफरेंस, नहीं तो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। अभी तक इन पांचों के अलावा तुमने और कुछ निकाला हो तो बताओ, क्या हमने इन पांचों के अलावा और भी कोई चीज निकाली? हर क्वेश्चन में घूम फिर के वही निकालना है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंस निकालना है, परसेंटेज निकालना है, नहीं तो एवरेज निकालना है। नथिंग एल्स इज देयर इन क्यूटी अपार्ट फ्रॉम दिस। दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट थिंग टू स्कोर। एंड इफ यू रियली वांट टू स्कोर, आपको मैं एक चीज बता दूं, जनरली क्लैट पढ़ते समय या क्लैट का एग्जाम देते समय स्टूडेंट्स हैव अ फियर ऑफ सॉल्विंग मैथ्स और क्यूटी सेक्शन। उनको लगता है यार मैथ से नहीं बनेगा, मैथ से नहीं बनेगा, बट लेट मी बी वेरी क्लियर, यू विल हैव 15 क्वेश्चंस ऑफ क्यूटी, ठीक है, जिसमें से probably there are chances that 10 questions will be of DI and 5 questions will be of the topic mensuration। अभी तक नहीं पढ़े हो, नो इश्यूज। अगर आप ये 10 क्वेश्चन भी बना लेते हो, डोंट गिव मोर देन 15 मिनट्स। 15 मिनट में अगर आप ये 10 क्वेश्चन भी बना लेते हो तो आपको 10 मार्क्स मिल गए, ठीक। ना कोई ज्यादा रीडिंग की मेहनत है, ना कोई ज्यादा रूल्स लगाने की मेहनत है, ठीक है, ना आपको प्रॉपर एकदम पैसेजेस पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 15 मिनट में, टारगेट बना के चलो। धीरे धीरे उसको 15 पे भी लेके जाएंगे, पर अभी टारगेट बनाओ कि 15 मिनट में 10 क्वेश्चन बनाना है। मैं क्यों आज आपको बोला कि 5 मिनट दे रहा हूँ 5 क्वेश्चन बनाओ, 5 मिनट दे रहा हूँ 5 क्वेश्चन बनाओ। क्यूटी में नेवर वेस्ट मोर देन 15 मिनट्स, नहीं बनता स्किप इट। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा सब्जेक्ट है तो बनाओ, नो, 15 मिनट के अंदर जितना बनता है बनाओ, 15 मिनट से एक सेकेंड ऊपर नहीं देना, ठीक है। तो इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो 10 क्वेश्चन तो आप 15 मिनट में आराम से बना सकते हो, बहुत ही आराम से, एंड इट इज वेरी स्कोरिंग। बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो आप चाहे बार ग्राफ देखो, आपको सारे क्वेश्चंस पूरे के पूरे बार के फॉर्म में मिलेंगे, इसे हम कहते हैं बार ग्राफ। थर्ड होता है आपका लाइन ग्राफ। बट अगेन देख लो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेशियो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, परसेंटेज, परसेंटेज, एवरेज एनुअल सेल्स, सारे क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में। देख लो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का तरीका, रेशियो, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, सब चीजें परसेंटेज के टर्म्स में या रेशियो के टर्म्स में चल रही हैं। क्यूटी इज ऑल अबाउट दीज 5 थिंग्स। तो मैं आपको ये बार ग्राफ वाली शीट भी अभी भेज दे रहा हूँ, लाइन ग्राफ वाली शीट भी अभी भेज दे रहा हूँ, और ये सेकेंड वाली शीट तो मैंने आपको भेजी थी जिसके 2 सेट पड़े हैं। हमारी अगली क्लास जब भी होगी नेक्स्ट वीक, मैं चाहूंगा, मैं आपको क्वेश्चंस तो सॉल्व कराऊंगा, बट सिंस यू आर क्लियर विद द बेसिक्स, आपको क्यूटी के पूरे बेसिक्स सब आ चुके हैं और आपको पता है कहीं ना कहीं क्यूटी में आपको यही सब चीजें करनी है, तो पहले आप खुद ट्राई करो। बिकॉज क्लास में मेरा बताना अलग है, अगर आप पहले ट्राई करते हो सकता है आप उस क्वेश्चन को 6 लाइन में सॉल्व करो, लेकिन अगर मैं आपको उसी चीज को 2 लाइन में बता दूंगा तब आपको समझ में आएगा कि ओके एक्चुअली शॉर्टकट लगाना कैसे। ये भी हो सकता है मेरे बताने के पहले ही आप शॉर्टकट खुद सीख जाओ सॉल्व करते करते। सो ट्राई। तो उससे क्या होगा कि अगर आप इसको सॉल्व करके आओगे हमारी क्यूटी की अगली क्लास में, तो जल्दी आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चंस पहले से देखे हुए हैं, आपके लिए कोई क्वेश्चन नया नहीं रहेगा उस वक्त। अगर आप पहले से देख के सॉल्व करके रखोगे तो आपको सिर्फ समझ में आएगा कि ओके इस क्वेश्चन में पूछा ये था, सर ने ट्रिक ऐसे बताई, दैट्स इट। सो ये शीट्स में आपको दोनों भेज दे रहा हूँ, बार ग्राफ्स की भी और लाइन ग्राफ्स की भी। तो अगली क्लास में भले हम कवर पूरा ना भी कर पाए, लेकिन एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करके आइएगा बिफोर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? ओके।
चलिए, ऑल राइट, सो आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे। वेलकम।